Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Surya Slavar and you are watching my channel Optometry in My Pocket. Today we are going to study about the embryology of the eye and the embryological basis of the diseases. Embryology किसको बोलते हैं? Development of the something. तो एम्ब्रियोलॉजी का क्या मतलब है कि एम्ब्रियो और फीटस की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो या फीटस क्या चीज़ होती है, क्या भला होती है? जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के सेकंड वीक से लेकर 8 वीक तक जो अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग होता है जिसकी डेवलपमेंट हो रही होती है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 वीक के बाद उसी एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं। तो समझ आ गई एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो और द फीटस। एंड व्हाट इज एम्ब्रियो? From the 2nd to 8th week after fertilization, the unborn or unhatched offspring is known as embryo, or after that it will be said as fetus. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक ओवम जो है उसमें ये पोटेंशियल होती है कि वो ह्यूमन बीइंग की बिगिनिंग्स करे, यानी कि उसमें ओवम में ये पावर, ये एबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक न्यू जो ह्यूमन बीइंग है उसको बनाना स्टार्ट कर दे। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं कि जब स्पर्म मेल से और एग फीमेल से आपस में मीट हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जो कि 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो ओवम किसको बोलते हैं? ओवम फीमेल से मतलब ओवम और मेल से स्पर्म आके जब फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो फिर उसके बाद ओवम में ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो एक न्यू ह्यूमन बीइंग की जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट कर ले। अ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस कहते हैं जब सेल डिवीजन होती है तो जो ब्लास्टोडर्म के सेल्स होते हैं वो ग्रेजुअली फॉर्म कर लेते हैं 3 लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, फ्रॉम विच ऑल द बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलप। अब ये 3 लेयर्स हैं जिससे पूरी बॉडी की डेवलपमेंट होगी। स्टार्ट में कुछ इस तरह से होता है कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है उसके बाद हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनता है जिसको हम ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। ब्लास्टोडर्म किसको बोलते हैं? कि ब्लास्टोडर्म सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल एम्ब्रियो टिश्यू होता है और इसके अंदर जो है सेंटर में मौजूद होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्लास्टूला क्या होता है। ब्लास्टूला जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म एंड ब्लास्टोसील होता है। ठीक हो गया? ब्लास्टूला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म प्लस ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोडर्म क्या होता है? ब्लास्टोडर्म हमारे पास सिंगल लेयर्ड सेल है जिसमें क्या मौजूद होते हैं, मीन टू से एम्ब्रियो है, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो अब वो जो ऑफस्प्रिंग है वो एम्ब्रियो कहलाएगा। तो एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या बनेगी? सिंगल लेयर्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। एक एपिथेलियल वो होगा, टिश्यू होगा, उसकी सिंगल लेयर होगी। ओके, दिस इज द सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। इसके अंदर ब्लास्टोडर्म का किस्सा ख़त्म। अब ब्लास्टोसील क्या होता है? ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी यहाँ पर जो सेंटर में ये सर्कुलर सी मौजूद है इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ब्लास्टोडर्म का भी पता चल गया, ब्लास्टोसील का भी पता चल गया। ब्लास्टूला क्या होता है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि ब्लास्टोडर्म प्लस ब्लास्टोसील इज नोन एज ब्लास्टूला। तो अब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये ब्लास्टोडर्म जो है इससे फिर जो इसके जो एंड्स होते हैं उससे स्लोली 3 लेयर्स यानी कि एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होती है, मेसोडर्म जो कि मिडल लेयर होती है और एंडोडर्म जो कि इनर लेयर होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये तो ईजी था। और सेल डिवीजन किसको बोलते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट सेल होता है उसकी डिवीजन हो जाए इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। तो इस स्लाइड में हमने सिंपल से बात की कि स्पर्म आया, एग की फर्टिलाइजेशन की, अब ओवम में ये पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन बीइंग की क्या करे, बिगिनिंग्स करे। जब सेल डिवीजन होती है मतलब यही जो पेरेंट सेल होता है इसकी डिवीजन होगी कि वो 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए।
अब क्या होगा, सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल जनरेट होगी, जिसको सिंगल लेयर्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर जनरेट होगी जिसको ब्लास्टोडर्म बोलेंगे। उसके सेंटर में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। ब्लास्टोडर्म प्लस ब्लास्टोसील जो दोनों कंबाइन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको ब्लास्टूला बोलते हैं। फिर ब्लास्टूला से क्या होगा, एक्चुअली होता यूँ है कि ब्लास्टोडर्म से ये जो ब्लास्टूला है इससे फिर जाके गैस्ट्रूला बन जाता है। ब्लास्टूला से क्या बन जाता है, गैस्ट्रूला बन ये जो ब्लास्टूला है येलो कलर का, इससे फिर क्या होगा, गैस ट्रूला बन जाएगा, यहाँ पर आर आता है, ओके। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस ये होता है कि जो सिंगल लेयर्ड जो एपिथेलियल की सिंगल लेयर्ड वाला जो एम्ब्रियो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और रीऑर्गेनाइज हो जाएगा मल्टी लेयर मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। ब्लास्टूला क्या था, सिंगल लेयर्ड था, और गैस्ट्रूला क्या है, मल्टी लेयर्ड है, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है। ठीक हो गया। तो अब कहने का मकसद ये है कि ब्लास्टूला से जब गैस्ट्रूला बन रहा होता है तो इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ब्लास्टोडर्म्स की जो टिप्स होती हैं उससे 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ब्लास्टोडर्म तो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर था, अब जब उससे ये 3 लेयर्स बन गई तो ये तो मल्टी लेयर्ड हो गया। जब ये मल्टी लेयर्ड हो गया तो अब ये ब्लास्टूला नहीं कहलाएगा, ये गैस्ट्रूला कहलाएगा। और ब्लास्टोडर्म से ये 3 लेयर्स बन गई तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। तो सिंपल इज़ दैट कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद एक ब्लास्टूला बन गया, ब्लास्टूला से फिर गैस्ट्रूला बन गया, और इस प्रोसेस को हमने कहा गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टूला में हमने 2 पार्ट्स पढ़े, ब्लास्टोडर्म और ये जो है ब्लास्टोसील। गैस्ट्रूला में हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। ये जो आउटर लेयर है ये एक्टोडर्म है जिससे पूरा एक्सोस्केलेटन बनेगा। ये मेसोडर्म है जिससे ऑर्गन्स बनेंगे, हैंड्स, नोज, इस तरह से ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंडोडर्म, इससे इनर लाइनिंग बनेगी ऑर्गन्स की, फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। अर्ली एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है आई की वो कब बिगिन होती है, जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मीन टू से हम लोग पहली स्लाइड में ओवरऑल प्रोसेस की बात कर रहे थे कि किस तरह एक ऑफस्प्रिंग में सब कुछ हो रहा था, और बात आ गई थी गैस्ट्रुलेशन तक। तो कहते हैं जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस बिगिन हो जाता है, जब जो गैस्ट्रूला है वो बन जाता है, 3 लेयर्स बन जाती हैं, तो उसके बाद जो है आई की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। दिस क्रिटिकल इवेंट ट्रांसफॉर्म द ब्लास्टूला इनटू अ गैस्ट्रूला, वही वाली बात, विच इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर comprised of the endoderm, mesoderm and ectoderm layers. These 3 germ layers give rise to all the major tissues and organs in the body, including those necessary for ocular development. बात वही से है कि ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रूला 3 लेयर्स बनाएगा, 3 लेयर्स स्ट्रक्चर है, मीन टू से गैस्ट्रूला इज़ द 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिससे फिर बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे, मेजर टिश्यूज़ बनेंगे, और वो फिर आई की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होंगे। दिस इज़ द ब्लास्टूला, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लास्टोसील एंड द ब्लास्टोडर्म। This yellow part is blastocele and this bluish layer of epithelial tissue is known as blastoderm. Now blastula is changing into the gastrula. Gastrula is nothing but the 3 layered cells of embryo, ectoderm, endoderm, and yellowish is mesoderm. This is blastopore now and this is blastocele. ये हमारे पास आर्चेंट्रिन है और ये ब्लास्टोपोर है।
अब आर्चेंट्रिन को हम लोग गैस्ट्रोसील भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो एक कैविटी थी ब्लास्टूला के अंदर फ्लूइड फिल्ड, उसको ब्लास्टोसील बोल रहे थे। अब जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज होता है जिसमें गैस्ट्रूला की डेवलपमेंट हो जाती है, तो 3 लेयर्स बन जाती हैं और सेंटर में एक कैविटी बन जाती है जिसको आर्चेंट्रिन या फिर गैस्ट्रोसील बोलते हैं। और आर्चेंट्रिन की जो माउथ लाइक ओपनिंग होती है या फिर एंट्रेंस होती है उसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं, जो कि आगे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें या तो एनस बन जाएगा या फिर माउथ बन जाएगा इस ब्लास्टोपोर से। ओके, आर्चेंट्रॉन इज नथिंग बट द कैविटी ऑफ द gastrula. It is also known as the gastrocele, and the mouth-like opening of the archenteron is known as the blastopore. तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनता है गैस्ट्रोलेशन के प्रोसेस से, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। ब्लास्टोसील होता है, आर्चेंटेरॉन जिसको बोलते हैं, और उसकी ओपनिंग ये पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो है। ओके, और इसकी ये सरफेस पे एक माउथ लाइक ओपनिंग होती है जिसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं। और अब इस स्टेज पे जब गैस्ट्रूला बन जाएगा तो आई की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब होते होते 3rd वीक आ गया। 3rd वीक में क्या होगा कि जो 3 जर्म लेयर्स मीजो, एक्टो और एंडोडर्म है वो एक डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बना देंगे। किस तरह से कि ये वाली जो नज़र आ रही है एक्टोडर्म है, मीजो और ये एंडो, ये तीनों जो है फ्लैट जो है अरेंजमेंट इख्तियार कर लेती हैं। और इस अरेंजमेंट को अब क्या कह रहे हैं कि ये डिस्क लाइक अरेंजमेंट में वो हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, अरेंजमेंट बना लेती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइलेमिनर डिस्क। ट्राइलेमिनर डिस्क जब बन जाती है तो अब असल फॉर्मेशन जो है एम्ब्रियो की यहाँ से स्टार्ट होगी। जब एम्ब्रियो में ट्राइलेमिनर डिस्क बन जाए तो उस टाइम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो बोलते हैं। सो इट्स वेरी इजी कि 3rd वीक में हमारे पास जो जर्म लेयर्स हैं वो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेती हैं ख़ुद को, जो कि अब सही मायनों में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फॉर्मेशन जो है स्टार्ट करवा देंगी। और ये प्रोसेस कब हो रहा होता है, कब बनती है ट्राइलेमिनर डिस्क और एम्ब्रियो कब एक ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो कहलाता है, 3rd वीक में। यहाँ पर मीजोडर्म के सेंटर में हमारे पास नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड जो है ये मीजोडर्म से ही डिराइव हुई हुई होती है। ये कार्टिलेजिनियस रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन रोड होती है जो कि एम्ब्रियो को सपोर्ट देती है। फ्यूचर में ये क्या बन जाती है, बैकबोन बन जाती है। मीन टू से ये कॉर्डेट्स में होगी और नॉन जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नहीं होगी। कॉर्डेट्स का मतलब ये कॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेट्स, ये फाइलम कॉर्डेटस से निकला है। जिन मैमल्स में बैकबोन होती है उसको कॉर्डेट्स बोलते हैं और जिसमें नहीं होती उनको कॉर्डेट्स नहीं बोलते। ये राउंड सा जो हमें ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है ये यॉर्क सैक है। अर्ली प्रेगनेंसी में मदर के जो यूट्रस होता है उसमें ये डेवलप हो जाता है। और इसका काम क्या है, ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट फूड वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मदर और एम्ब्रियो के दरमियान जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है वो भी इसके ज़रिए से होती है। इसके अलावा ये सेल्स जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे जाके फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एम्बिलिकल कॉर्ड और ब्लड सेल्स वगैरह की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स की जनरेशन में हेल्पफुल होता है। एंड दिस इज़ एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होती है और ये हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है और इसकी आउटर लेयर होती है, यानी कि एमनियन एक लेयर है जिसने एम्ब्रियो को जब वो जैसे ही बनता है तो उसको कवर कर लेती है। तो उस लेयर के दरमियान और एम्ब्रियो यानी कि ऑफस्प्रिंग के दरमियान में एक कैविटी होती है
एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है। तो इस स्लाइड में हमने ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा। 3 लेयर्स जो हैं डिस्क लाइक अरेंजमेंट दे देती हैं और अब असल मायनों में जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है एम्ब्रियो की, वो स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस होता है 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में। At about 16th day of embryonic life, neural tube formation begins. अब आ गया 16 डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन बिगिंस। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि 3rd वीक में, 3rd वीक मीन्स 3rd वीक के 15 डे पे हमारे पास ट्राइलेमिनर जो डिस्क थी, जो ट्राइलेमिनर जो लेयर थी, आई थिंक लेयर थी, उसकी फॉर्मेशन हो गई थी ट्राइलेमिनर डिस्क की। अब क्या हुआ, 16 डे पे न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। न्यूरल ट्यूब क्या भला होती है? न्यूरल ट्यूब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है किस चीज़ का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जो CNS है वो डेवलप होगा न्यूरल ट्यूब से, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कोड, उसके लिए जो पहली चीज़ है जो बॉडी में बन रही है वो न्यूरल ट्यूब है। अब फर्दर इससे जाके हमारे पास क्या बनेगा? ब्रेन बनेगा और स्पाइनल कोड वगैरह बनेगा। सो इट इज़ द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब होती है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूरुलेशन कहते हैं। यानी कि न्यूरुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूरल ट्यूब की क्या होती है? फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे पास होता कुछ यूँ है कि क्या चीज़ होती है? एक्टोडर्म होता है ना, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। अब एक्टोडर्म में 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इंटरनली पोजीशन सेल्स होते हैं, इंटरनली पोजीशन सेल होते हैं और इनके सेंटर में सेल्स मौजूद होते हैं। जो इंटरनली पोजीशन सेल्स होते हैं ना, वो न्यूरल ट्यूब बनाते हैं और न्यूरल ट्यूब से फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड वगैरह की फॉर्मेशन होती है। जो एक्सटर्नली पोजीशन सेल्स होते हैं एक्टोडर्म के, वो एपिडर्मस ऑफ द स्किन की जनरेशन करते हैं, जबकि सेंट्रल जो सेल्स होते हैं एक्टोडर्म के वो क्या बनाते हैं? हमारे पास सेंट्रल सेल्स क्या बनाते थे? ये न्यूरल क्रस्ट बना देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, ये एक्टोडर्म की लेयर है, ये जो दिखाई दे रही है, फिर सेंटर में मेसोडर्म है और ये जो है एंडोडर्म है और ये नोटोकॉर्ड है जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो ये मेसोडर्म अपनी जगह पे, एंडोडर्म अपनी जगह पे, नोटोकॉर्ड अपनी जगह पे है। लेकिन एक्टोडर्म में क्या हुआ कि जो इंटरनल सेल्स थे उनसे क्या बन गया? न्यूरल प्लेट बन गई। न्यूरल प्लेट सबसे पहले बन गई। अब ये येलो कलर की जो न्यूरल प्लेट है इसमें इन्वेजिनेशंस हुई, डिप्रेशन आ गई और इसने बना दिया ग्रूव और इसकी जो ये साइड्स पे फोल्ड्स बन गए, न्यूरल फोल्ड्स। यहाँ पर और सारी चीज़ें अपनी जगह पे वैसे ही। फिर ये न्यूरल ग्रूव जो है फर्दर इन्वेजिनेशंस करेगी, डीपर और डीपर होती जाएगी और क्या बना देगी? न्यूरल क्रस्ट बना देगी। अब जब ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिनेशंस इसमें हो जाती हैं और एक वेसिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसकी पेरिफेरी में फॉर्मेशन हो जाती है न्यूरल क्रस्ट की। न्यूरल क्रस्ट जो थे वो हमारे पास मिडल लेयर्स जो सेल्स थे उससे बन रहे थे। यहाँ पर शायद मैंने उस टाइम गलत बोल दिया है, जो न्यूरल प्लेट थी वो इंटरनल सेल्स से बनेगी। एक्टोडर्म के जो इंटरनल सेल्स होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं ना, तो उसकी जो इंटरनल लेयर है उससे न्यूरल प्लेट बन गई। न्यूरल प्लेट से फिर न्यूरल ग्रूव बन गया, फिर न्यूरल ग्रूव की और इन्वेजिनेशंस हुई और जो बीच वाली जो सेंट्रल लेयर ऑफ सेल्स थे एक्टोडर्म के, उससे न्यूरल क्रस्ट बन गया। ठीक हो गया। और न्यूरल फोल्ड जो है वो गायब होकर न्यूरल क्रस्ट में बदल गए। फिर आखिर में क्या होता है कि ये न्यूरल क्रस्ट जो है, न्यूरल जो ग्रूव है उससे सेपरेट हो जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्रस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। और ये जो येलो सा स्ट्रक्चर है ये इतना ज़्यादा डीप 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 इमेजिनेशन करता है कि आखिरकार एक्टोडर्म की लेयर से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, क्रस्ट भी और न्यूरल ट्यूब भी।
तो सबसे पहले एक्टोडर्म का मैंने बताया कि एक्टोडर्म में 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, इंटरनल लेयर ऑफ सेल, एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स, मिडल लेयर ऑफ सेल्स। एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स से एपिडर्मिस ऑफ द स्किन बनेगी, मिडल लेयर ऑफ द सेल्स से क्या बनेगी, न्यूरल क्रस्ट बनेगा, और इंटरनल लेयर्स ऑफ सेल्स से क्या बनेगी, न्यूरल प्लेट बनेगी, सॉरी न्यूरल ट्यूब बनेगी। फिर फर्दर न्यूरल ट्यूब से अलग से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, न्यूरल क्रस्ट से अलग से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और कौन सी बला थी उससे दूसरे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो भी थी, ठीक है। तो 16 डे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूरलेशन होती है। सिर्फ न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूरलेशन नहीं हो रही, न्यूरल क्रस्ट भी न्यूरलेशन से बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सटर्नल लेयर्स ऑफ सेल्स थे उससे जो और चीज़ें बन रही हैं वो भी न्यूरलेशन के प्रोसेस में ही बन रही होती हैं। अभी हमारे पास मकसद ये है कि 16 डे जब आता है एम्ब्रियो की लाइफ में, तो उस दौरान जो एक्टोडर्म की इंटरनल लेयर ऑफ सेल्स हैं वो न्यूरल प्लेट बना देते हैं। न्यूरल प्लेट में फिर न्यूरल ग्रूव बन जाता है और उसकी साइड्स पे न्यूरल फोल्ड्स बन जाते हैं। न्यूरल ग्रूव फिर इन्वेजिनेट करके और क्या बना देता है, पेरिफ्री में जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, वहाँ पर क्रस्ट बन जाते हैं, और वो जो न्यूरल जो ग्रूव है वो इतना ज़्यादा इन्वेजिनेशंस कर लेता है, इन्वेजिनेशंस मीन्स अंदर की तरफ फोल्ड होना, तो फिर उससे क्या बन जाएगी, न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, और न्यूरल क्रस्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इस न्यूरल ग्रूव से सेपरेट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मेशन हो गई न्यूरल ट्यूब की और न्यूरल क्रस्ट की। तो न्यूरल ट्यूब जो है अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, तो इसमें होता ये है ना कि सारी मस्ती जो है एक्टोडर्म में है। एक्टोडर्म ने कहा कि यार मैं एक जैसे ही क्यों रहूँ, मुझे तो चेंज होना है, मैंने तो न्यूरल प्लेट बनना है। फिर न्यूरल प्लेट बन गया तो न्यूरल प्लेट कहते हैं कि यार मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरी एक क्लासमेट है उसकी तरह कि मैं क्यों एक ही जगह पे रहूँ, मुझे तो अंदर की तरफ जाना है। तो वो अपनी मस्ती की वजह से अंदर की तरफ जाता है, फिर और डीप होता रहता है, उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। फिर न्यूरल क्रस्ट भी आ जाता है, तो न्यूरल क्रस्ट और न्यूरल ग्रूव की आपस में बनती नहीं है, तो न्यूरल क्रस्ट कहता है कि मैंने तो तुमसे सेपरेट होना है। तो न्यूरल जो ग्रूव है तो वो कहता है जाओ जाओ अपना काम करो, मैंने कौन सा तुम्हारे साथ रहना है। तो ये इसलिए सेपरेट हो जाते हैं, एक न्यूरल क्रस्ट बन जाता है और एक न्यूरल ट्यूब बन जाता है, और अलग अलग ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सारी जो मस्ती थी ना वो एक्टोडर्म में थी। क्या ये 16 डे पे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक दिन में नहीं हो रहा था, इसने पूरा एक वीक लगाया इस सारे प्रोसेस में। अब एक वीक जब गुजर गया तो अब तो 3rd वीक चला गया ना, अब आ गया 4th वीक। अब हमारे पास 3rd वीक भी गुजर गया और 4th वीक भी गुजर गया। 4th वीक के एंड में हमारे पास जो 3 प्राइमरी लेयर्स ऑफ ब्रेन हैं वो फॉर्म होंगी। किससे फॉर्म होंगी, न्यूरल ट्यूब से फॉर्म होंगी। ये वाल है हमारे पास, ये कैविटी है। फोर ब्रेन, प्रोसेंसेफेलॉन इसका दूसरा नाम है, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन रोमेनसेफेलॉन, ये इनके सेकेंडरी नेम्स हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन को रोम्बनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन और फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन भी कहते हैं। तो ये न्यूरल ट्यूब से जनरेट हो गई एट द एंड ऑफ द 4th वीक। ये 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स इनको बोलते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद प्रोसेंसेफेलॉन जो है 2 में डिवाइड हो गया, डायनसेफेलॉन और टेलेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन नहीं हुआ, हाइंड ब्रेन भी हो गया मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन में। तो ये हमारे पास 5 सेकेंडरी जो ब्रेन वेसिकल्स हैं वो फॉर्म्ड हो गए। अच्छा, यहाँ पर ये प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बनसेफेलॉन, एम्ब्रियो में फोर ब्रेन को प्रोसन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बनसेफेलॉन कहते हैं। फिर जो फोर ब्रेन है उसकी 2 डिवीजन्स होती हैं। ये फर्दर जो है ना आगे 4th वीक के एंड में पहले ये बना, फिर उसके बाद 5 लेयर्स बन गई, सॉरी वेसिकल्स इसको कहेंगे। टेलेंसेफेलॉन
एंटीरियर मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है, इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर वगैरह मौजूद होता है। डायनसेफेलॉन जो है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है, इसको इंटर ब्रेन भी बोलते हैं, ट्विन ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये मिड ब्रेन को और टेलेंसेफेलॉन को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। ये एक्ट करता है एज अ प्राइमरी रिले। इसमें प्रोसेसिंग जो है वो होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन की, और ऑटोनॉमिक जो कंट्रोल वगैरह होता है वो कंट्रोल करता है डायनसेफेलॉन। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। तो मेटेंसेफेलॉन एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन है, और माइलेंसेफेलॉन जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन यानी कि रोम्बेनसेफेलॉन है। तो इसमें क्या चीज़ है कि मेटेंसेफेलॉन जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन पोन्स एंड सेरेबेलम, और पोन्स में फिर नर्व्स होती हैं 5, 6, 7, 8। फिफ्थ नर्व को ट्राइजेमिनल, सिक्स नर्व यानी कि एब्डूसेंट, 7 नर्व यानी कि फेशियल, और 8 नर्व यानी कि वेस्टिब्युलर कोक्लियर नर्व वगैरह पोन्स में मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। और माइलेंसेफेलॉन जो है वो पोस्टीरियर टू द मेटेंसेफेलॉन मौजूद होता है, और इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो कि माइलेंसेफेलॉन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना, बहुत जाना पहचाना सा वर्ड लग रहा है मुझे, बहुत कोई गहरा सा ताल्लुक इसके साथ मुझे लग रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन सी बला थी, लेकिन नाम बहुत जाना पहचाना है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वीक के एंड में 3 प्राइमरी लेयर्स ऑफ ब्रेन एंड 5 सेकेंडरी लेयर्स ऑफ ब्रेन की फॉर्मेशन के बाद 5th वीक आएगा। 5th वीक में क्या होगा कि फिर से वही बात कर रहे हैं, पुरानी बात को रिपीट कर लिया यहाँ पर कि गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, फिर गैस्ट्रुलेशन के बाद न्यूरुलेशन हुई। अब न्यूरुलेशन के बाद एक न्यूरल ट्यूब हमारे पास बन गई। अब न्यूरल ट्यूब से ऑप्टिक पिट बनेगा 23rd डे पे, जिसको ऑप्टिक सल्कस भी बोलते हैं। न्यूरल ट्यूब में एक छोटी सी पिट लाइक बन जाती है जिसको सल्कस भी बोलते हैं। फिर उस पिट से हमारे पास ऑप्टिक वेसिकल ऑन 25th डे, ये 23rd और 25th डे का मतलब कि 5th वीक में हो रहा है। ठीक है, ऑप्टिक पिट बन गई और ऑप्टिक वेसिकल बनेगा। यहाँ पर किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, ये न्यूरल ट्यूब है हमारे पास। न्यूरल ट्यूब में एक ऑप्टिक, ये कैविटी ऑफ फोरब्रेन के बारे में बता रहे हैं ना, ये न्यूरल ट्यूब है, इसके अंदर एक कैविटी लाइक बन गई है जिसको ऑप्टिक सल्कस या ऑप्टिक पिट बोलते हैं। फिर इस पिट की इन्वेजिनेशन होती है डीपर और डीपर जाके, और ये ऑप्टिक स्टाक और ऑप्टिक वेसिकल बना देता है। हमारे पास असल में 2 वेसिकल्स बनेंगी। ठीक है, क्योंकि 2 आइज़ हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 वेसिकल बनेंगी। यहाँ पर एक दिखाई गई है, लेकिन आगे दूसरी साइड पे दूसरी भी एक डिप्रेशन बनेगी, ऑप्टिक पिट, ऑप्टिक सल्कस, फिर उससे हमारे पास ऑप्टिक स्टॉक और ऑप्टिक वेसिकल वगैरह की फॉर्मेशन हो जाए। ब्रेन के जो करीब वाला पार्ट होगा उसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे। ये ऑप्टिक स्टॉक जो है ना, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है, और ये जो ऑप्टिक वेसिकल है ये कौन सा पार्ट है, डिस्टल पार्ट है। प्रॉक्सिमल मींस कि जो ब्रेन के साथ वाला है वो प्रॉक्सिमल है, और ब्रेन से जो दूर है वो डिस्टल पोर्शन है। ठीक है, तो आगे अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जब ऑप्टिक वेसिकल एक्सटेंड हो जाती है, ऑप्टिक वेसिकल के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि जब ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पर एक्सटेंड हुई थोड़ी सी, फिर और एक्सटेंड हुई, सॉरी ये तो हमारे पास ऑप्टिक सल्कस था ना जो कि ऐसे हो गया, फिर ये ऑप्टिक वेसिकल बन गया। ऑप्टिक वेसिकल एक्सटेंड होके हमारे पास क्या आप कह रहे हैं, बना देगी एक प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द वेसिकल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और क्या बना देगा, ऑप्टिक स्टॉक, जो कि हमारे आई की फ्यूचर ऑप्टिक नर्व को डेवलप करती है। V2 से ये फ्यूचर में ऑप्टिक नर्व अभी कहलाएगी। स्टार्ट में तो ये इसकी पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऑप्टिक स्टॉक बोल रहे हैं। बाद में इसकी जब फुल डेवलपमेंट वगैरह हो जाएगी तो फिर इसको ऑप्टिक नर्व कहा करेंगे हम। और जो डिस्टल पोर्शन है यानी कि ब्रेन से जो दूर का पोर्शन है वो इन्वेजिनेट होगा टू फॉर्म द ऑप्टिक कप।
यानी कि इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि इसमें इन्वेजिनेशंस होंगी और फिर ये क्या बना देगा, ऑप्टिक कप बनाएगा। लेकिन किस चीज़ की इन्वेजिनेशन होगी, एक्टोडर्म की इन्वेजिनेशन होगी। दिस इज ऑप्टिक स्टाक, दिस इज ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल में हमारे पास एक्टोडर्म की इन्वेजिनेशंस होती। इन्वेजिनेशन मीन ऑप्टिक नर्व इसके अंदर की तरफ घुस रही होती है। तो ये देखें कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये ऑप्टिक वेसिकल है, ये एक्टोडर्म है, ये लेंस पिट है, ये लेंस प्लेकॉर्ड है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक सेकेंड। ये पूरी एक लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, और ये ऑप्टिक वेसिकल है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जो ऑप्टिक वेसिकल के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है ये सारा, तो ये कहलाता है लेंस प्लेकॉर्ड। सही हो गया। जो पार्ट एक्टोडर्म का ऑप्टिक वेसिकल के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है उसको बोलते हैं लेंस प्लेकॉर्ड। और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ देखिए ऐसे कर्व कर गया है, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या बन गई, एक्टोडर्म में लेंस पिट बन गई। और ये जो ऑप्टिक वेसिकल है इसको जोर दे रहा है अंदर की तरफ, तो ये कप लाइक बन गया। यहाँ पर देखिए ज़्यादा डीप डीप इमेजिनेशन जब हो रही जा रही है, ये लेंस पिट आप कह लें, लेंस छोटा सा था तो पिट कह रहे थे, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको लेंस पोर कह रहे हैं। ठीक हो गया, ऑप्टिक स्टॉक अपनी जगह पे है। यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना ज़्यादा डीपली इन्वेजिनेट हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा कि एक्टोडर्म से ही सेपरेट हो जाएगा और क्या बना लेगा, लेंस वेसिकल बना लेगा, पूरा का पूरा एक लेंस वेसिकल बना लेगा। और सरफेस एक्टोडर्म वापस अपनी जगह पे उसी तरह रह जाएगी। और ये जो ऑप्टिक वेसिकल थी इसको कप शेप में कन्वर्ट कर दिया इसने, अपनी जगह बना ली, तो जाहिर बात है ये तो पीछे की तरफ हट जाएगा। तो ये ऑप्टिक कप हो गया और ऑप्टिक वेसिकल अपनी जगह पे आ गई। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ, पहले हमने ऑप्टिक वेसिकल पढ़ी और अब हम फॉर्मेशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, लेंस वेसिकल पढ़ रहे हैं। कि सरफेस एक्टोडर्म आया, जो पार्ट सरफेस एक्टोडर्म का वेसिकल के साथ इन कॉन्टैक्ट था उसको हम लेंस प्लेकॉर्ड कह रहे थे। उस लेंस प्लेकॉर्ड में थोड़ी छोटी सी पिट बनी जिसको लेंस पिट बोल रहे थे। फिर लेंस पिट जो है ज़्यादा डीपर इन्वेजिनेट कर गई और अब उसने क्या बना लिया, लेंस पोर बना दिया। अब वो लेंस पोर जो है और ज़्यादा अंदर की तरफ जा रही है ऑप्टिक वेसिकल के अंदर, और एक्टोडर्म से ख़ुद को सेपरेट करके लेंस वेसिकल में कन्वर्ट हो रही है। और ऑप्टिक वेसिकल में भी इसने कुछ चेंजेस लाए जिसको क्या कह रहे हैं, ऑप्टिक कप। यहाँ पर 22nd डे आ गया, अभी फिर से 22nd कहाँ से आ गया, पीछे तो हमने 23rd और 25th पढ़ा था। मुझे लगता है, सॉरी मैंने यहाँ पर आप लोगों को 5th वीक बोल दिया था, ये 5th वीक नहीं है, ये 4th वीक है। अच्छा 4th वीक है 23rd डे, तो 4th वीक में बनेगा ना, और 25th भी 4th वीक में बनेगा। तो 4th वीक में यानी कि 23rd डे और 25th डे में ये ऑप्टिक वेसिकल और ऑप्टिक प्लेट वगैरह बन रहे होते हैं। और जेस्टेशन कहते हैं कि मदर की वॉम्ब में जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है उसको बोलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखें 4th वीक के एंड में ये सारा प्रोसेस जो है ख़त्म हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा था, 4th वीक के जो 23rd और 25th डे है उसमें ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये मिक्स इन्होंने आगे पीछे बताया हुआ है। खैर बहरहाल अभी क्या हो रहा है, 22nd डे फिर से ये लोग लेकर आ गए हैं। वो इसलिए लेकर आ गए हैं ना कि हमारे पास आई में सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है कि बस ऑप्टिक वेसिकल बन रहा है, ऑप्टिक वेसिकल के साथ साथ लेंस प्लेकॉर्ड जो है वो भी बन रहा है। तो कहते हैं जो लेंस प्लेकॉर्ड है और ऑप्टिक वेसिकल है वो 22nd डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसकी डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इसकी आई थिंक कंप्लीशन जो है वो 25th डे में हो जाएगी। ठीक हो गया, स्टार्ट तो 22nd डे से हो जाती है ऑप्टिक वेसिकल की जो वो है फॉर्मेशन, लेकिन जब इसकी कम्प्लीटली फॉर्मेशन जो है वो कब होगी, 25th डे पे कम्प्लीटली एक ऑप्टिक वेसिकल बन जाएगा। तो ये बहुत गड़बड़ेशन है। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे याद रख लें कि लेंस प्लेकॉर्ड और ऑप्टिक वेसिकल किस तरह से याद रखना है कि जो लेंस प्लेकॉर्ड है और दूसरी क्या चीज़ थी, ऑप्टिक वेसिकल जो है उसकी जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है वो 22nd डे पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो कंप्लीट फॉर्मेशन है उसकी वो 25th डे में होगी। ऑप्टिक वेसिकल की मैं बात कर रही हूँ। फिर आगे क्या कह रहे थे कि ये देखें वॉल ऑफ द फोरब्रेन है ये येलो कलर की, और ये क्या चीज़ है, सरफेस एक्टोडर्म है,
ये कैविटी ऑफ द फोर ब्रेन है। एक्चुअली यहाँ पर यही वाली चीज़ जो है प्रीवियस स्लाइड्स में जो थी, ये वाली चीज़, ये तो एक आई की बताई हुई थी ना, तो अब हमें फुल दोनों आइज की बता रहे हैं कि इस तरह से सरफेस एक्टोडर्म जो है वो आके किसके साथ, फोर ब्रेन है ये वाला, ठीक है। तो फोर ब्रेन के ऊपर ही हमारे पास क्या मौजूद है, सरफेस एक्टोडर्म मौजूद है। तो जो वॉल ऑफ फोर ब्रेन है, मीन टू से यहीं से तो न्यूरल ट्यूब बनी थी ना हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म से, और वो न्यूरल ट्यूब फिर सरफेस एक्टोडर्म से सेपरेट हो गई थी। जब वो सेपरेट हो गई थी तो यहाँ पर इस तरह से वो बन गए थे ना, क्रेस्ट बन गए थे, और फिर क्रस्ट बनने के बाद क्रस्ट अलग हो गए थे, और ये जो येलो वाली जो न्यूरल ट्यूब थी वो सेपरेट हो गई थी। अब वो जो न्यूरल ट्यूब है ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो आ जाती है, पिट आ जाती है दोनों साइड पे। वहाँ पर सिंगल आई की बात कर रहे थे, अभी डबल आई की बात कर रहे हैं दोनों की ना। तो ऑप्टिक पिट बन गया, फिर उससे ऑप्टिक पोर बन गई, और इसको ऑप्टिक सल्काई भी बोलते हैं। तो ये जब बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेजिनेट हो जाते हैं तो इनको फिर ऑप्टिक वेसिकल बोलते हैं। तो इस तरह से मैं अभी कैसे हाइड करके दिखाऊं आप लोगों को। लेट सपोज यहाँ तक देखें आप लोग, दरमियान से काट के ये वाला पार्ट देखें और ये वाला अलग से देखें, तो ये वही वाली बात हो गई ना कि ये जो न्यूरल ट्यूब था वही तो न्यूरल जो प्लेट थी वही तो ग्रूव बना के और फोल्ड बना के क्रेस्ट और न्यूरल ट्यूब बना रही थी। फिर न्यूरल ट्यूब जो है वो क्या बना रही थी, ऑप्टिक पिट और ऑप्टिक वेसिकल बना रही थी। फिर वो ऑप्टिक वेसिकल जो है उससे क्या बन गया था, जो प्रॉक्सिमल पार्ट था वो ऑप्टिक नर्व बन गई थी, और जो डिस्टल पार्ट था वो ऑप्टिक वेसिकल बन गया था। अब जो सरफेस एक्टोडर्म है वो करीब आ जाती है ऑप्टिक वेसिकल की। यहाँ से मैं एक बात कर रही हूँ ना, फिर इसी तरह से दूसरे साइड पे भी है। जब वो करीब आ जाती है तो जो पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द ऑप्टिक वेसिकल होता है वो लेंस प्लेकॉर्ड बना देता है। फिर ये लेंस प्लेकॉर्ड इन्वेजिनेशन स्टार्ट कर देता है इसके अंदर, वो फिर शायद फर्दर आ जाए। तो ये वही जो बात है उसको दोबारा से रिपीट कर दिया गया है, तो इसमें ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना। तो असल में हो रहा क्या है, आप लोग इमेजिन करें कि 3 लेयर्स थी, सरफेस एक्टोडर्म था, मीज़ेनकाइम था और एंडोडर्म था। सरफेस एक्टोडर्म जो है उसमें फिर मैंने 3 लेयर्स के बारे में बताया था, और उससे जाके फिर फर्दर न्यूरल ट्यूब वगैरह बन गया था, जो कि एक्चुअली ब्रेन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट अर्ली डेवलपमेंटल जो स्टेज था वो था न्यूरल ट्यूब। ओके, तो अब फिर से मैं बताती हूँ कि किस तरह से होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सरफेस एक्टोडर्म होती है। सरफेस एक्टोडर्म का जो इंटरनल जो लेयर ऑफ सेल्स होते हैं वो इस तरह से लाइक दिस क्या बना लेंगे, न्यूरल प्लेट बना लेते हैं। फिर क्या होगा, न्यूरल प्लेट इस तरह से बन गई। न्यूरल प्लेट से अब क्या बनेगा, छोटी सी ऐसे पिट लाइक बनेगी, ठीक है। न्यूरल प्लेट फोल्ड हो जाती है, यहाँ पर फोल्ड इसके आ गए, और ये जो है ग्रूव लाइक है, तो ये न्यूरल ग्रूव बन गई, ये न्यूरल फोल्ड बन गए। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये ज़्यादा डीप हो जाएगी इस तरह से, तो ये वाले जो इसके फोल्ड वाले पार्ट्स होते हैं ये न्यूरल क्रेस्ट कहलाते हैं। और क्या होगा कि ये अब क्रेस्ट जो है अलग हो जाएंगे इस तरह से, और बीच में क्या बच जाएगा, न्यूरल ट्यूब, और सरफेस एक्टोडर्म फिर से अपनी जगह पे वैसे ही रह जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेजिनेशंस हो रही थी। अब ये सेपरेटली इंडिपेंडेंट 2 न्यूरल क्रेस्ट्स आ गए, और ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब आ गई, ठीक है, न्यूरल ट्यूब आ गई। तो इसी प्रोसेस को इस तरह से बताया जा रहा है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, सरफेस एक्टोडर्म है, जिसके अंदर ऐसे ग्रूव पहले बनेगा, फिर वो ग्रूव जो है हमारे पास डीपली होके और ऑप्टिक वेसिकल्स बना देगा
इस तरह से। अब ये न्यूरल ट्यूब है, इस न्यूरल ट्यूब को इन्होंने उठा लिया, कहाँ पर ले लिया, ये वाली जो चीज़ है ना, ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब जो है इसमें 2 पिट्स बन गए, जिनको पोर्स भी बोलते हैं, सल्काए भी बोलते हैं। ये पोर्स जो हैं अब डीपली इन्वेजिनेट्स होके ऑप्टिक वेसिकल बना लेंगे और फिर से एक्टोडर्म जो है इसके करीब आके लेंस प्लेकोइड बना लेगा। अब लेंस प्लेकोइड जो है इस ऑप्टिक वेसिकल के अंदर ऐसे जाना शुरू कर देगा, लेंस पिट बना देगा या लेंस पोर बना देगा। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और लेंस जो है वो सरफेस एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाएगा और सरफेस एक्टोडर्म फिर से यहाँ पर रह जाएगी। तो एक चीज़ से हज़ारों चीज़ें बॉडी में बन रही हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बस न्यूरल ट्यूब एक ही चीज़ को वो दे रही है, ओरिजिन दे रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, 4th वीक की फिर से बात आ गई कि 22nd डे पे मैंने कहा था ना कि ऑप्टिक वेसिकल और लेंस प्लेकोइड की जो जनरेशन है वो फॉर्मेशन डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर से वही बात यहाँ पर रिपीट कर दी है कि 22nd डे पे जो एम्ब्रियो है उसमें पेयर ऑफ शेलो ग्रूव्स जो हैं वो बन जाते हैं। कौन से ग्रूव बन जाते हैं, वो न्यूरल ग्रूव की बात कर रहे हैं। ऑन द साइड ऑफ द फोरब्रेन के साइड्स पे these grooves form out pocketing of the forebrain। ये ग्रूव्स कुछ भी नहीं होते बल्कि फोरब्रेन की आउट पॉकेटिंग ही होती है। मींस फोरब्रेन न्यूरल ट्यूब बनाना ब्रेन में सबसे पहले, तो ये तो ब्रेन का ही पार्ट है न्यूरल ट्यूब, तो न्यूरल ट्यूब से ऐसे डीपली इन्वेजिनेशंस बनी है ना 2, तो कह रहे हैं ये फोर ब्रेन की ही 2 पॉकेट्स हैं जो कि आ गए और इनको हम कह रहे हैं ऑप्टिक वेसिकल। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑप्टिक वेसिकल एंड सरफेस एक्टोडर्म इंड्यूसेस द लेंस प्लेकोइड। समझ तो आ रही होगी, पीछे ये सारी बात मैंने एक बार डिस्कस कर ली कि सरफेस एक्टोडर्म ऑप्टिक वेसिकल के करीब आएगा तो जो पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑप्टिक वेसिकल होगा उसी को तो लेंस प्लेकोइड बोल रहे हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th वीक, अब 4th वीक के एंड पे मीन टू से लास्ट डे पे इन्वेजिनेशन बिगिंस टू ट्रांसफॉर्म द ऑप्टिक वेसिकल। तो ये क्या बना देंगी, ऑप्टिक वेसिकल बना देंगी इनटू ऑप्टिक कप। सरफेस एक्टोडर्म की इन्वेजिनेशन हो रही है ऑप्टिक वेसिकल के अंदर, जिसकी वजह से ऑप्टिक वेसिकल क्या बन गया, ऑप्टिक कप में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑप्टिक वेसिकल, ओके, दिस इज सरफेस एक्टोडर्म, दिस इज न्यूरो एक्टोडर्म। ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, ठीक है, समझ आ रही है। ब्रेन से फिर क्या आया, ये दरमियान में मेसेनकाइम, ये ऑप्टिक कप, ये पूरा इस तरह से ऑप्टिक कप है। अच्छा, और ये वो वाला पार्ट है जो कॉन्टैक्ट विद द ऑप्टिक वेसिकल है जिसको लेंस प्लेकोइड बोल रहे हैं। फिर से वही बात आ गई, वाल ऑफ द फोरब्रेन है, ये फोरब्रेन की वाल है, यहाँ से 2 वेसिकल्स ऐसे आए, ठीक हो गया। ये ऑप्टिक ग्रूव कहलाते हैं। ये सरफेस एक्टोडर्म है, फिर लेंस प्लेकोइड है, ऑप्टिक वेसिकल बन गया, फोरब्रेन अपनी जगह पे है, इन्वेजिनेटिंग लेंस प्लेकोइड अंदर गया ऑप्टिक वेसिकल के दोनों साइड्स पे। अब क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द फोरब्रेन ऑफ अ 22nd डे एम्ब्रियो शोइंग द ऑप्टिक ग्रूव, वही वाली बात हो गई। ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द फोरब्रेन ऑफ अ 4th वीक एम्ब्रियो शोइंग द ऑप्टिक वेसिकल इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एक्टोडर्म, नोट द स्लाइट थिकनिंग ऑफ द एक्टोडर्म लेंस प्लेकोइड। कहते हैं लेंस प्लेकोइड जो है सरफेस एक्टोडर्म जब ऑप्टिक वेसिकल के करीब आ जाता है और इसमें थिकनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो जो थिक पार्ट होता है सरफेस एक्टोडर्म का जो इन कॉन्टैक्ट विद द ऑप्टिक वेसिकल होता है उसको लेंस प्लेकोइड बोलते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द फोरब्रेन ऑफ अ 5 mm एम्ब्रियो शोइंग इन्वेजिनेशन ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल एंड द लेंस प्लेकोइड, वही बात। 5th वीक आ गया। अब 5th वीक में क्या होगा, यानी कि 29th डे स्टार्ट होगा ना, एम आई राइट। यहाँ पर कोई मिस्टेक्स अगर डेज में हो जाए तो कोई बात नहीं है, आप लोग खुद एस्टिमेशन लगा लें, ठीक है। आई थिंक 29 डे की बात करें। द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल टू फॉर्म द, फिर कह रहे हैं कि 5th वीक में जो ऑप्टिक वेसिकल के अंदर इन्वेजिनेशन होती हैं और जब वो ऑप्टिक कप बन रहा होता है तो ये काम जो है ना प्रीडोमिनेंट होता है 5th वीक में।
फिर बता रहे हैं कि ऑप्टिक कप जो है ना पूरी की पूरी कंटिन्यूस नहीं है एंड फॉर्म्स अ फोल्ड इन्फीरियरली, इसमें फोल्ड्स होते हैं इन्फीरियरली एंड वेंट्रली। इन्फीरियरली नीचे को कहते हैं, वेंट्रली भी लोअर पार्ट को बोलते हैं ना। दैट इज़ कंटिन्यूस विद द ऑप्टिक स्टॉक। शायद इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑप्टिक कप होता है वो पूरा को पूरा जो है वो क्लोज नहीं होता, उसमें फोल्ड्स होते हैं, इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि इन्फीरियरली, आई थिंक इस पार्ट की बात कर रहे होंगे कि इन्फीरियरली और वेंट्रली जो है ये कंटिन्यू हुआ है विद ऑप्टिक स्टॉक, पूरा का पूरा क्लोज नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू है इन्फीरियरली एंड वेंट्रली। The process of invagination also involves the lens plate which lead to the formation of the lens pit। कहते हैं लेंस प्लेकोइड जो है वो उससे फिर लेंस पिट बन जाती है। वो किस तरह से बनती है, ऐसे ऑप्टिक कप वगैरह बन जाता है ना, इस तरह से ऑप्टिक कप बन जाता है। और यहाँ पर कहते हैं इस तरह से प्लेकोइड भी एक पिट बना देती है जिसको लेंस पिट बोलते हैं। द लेंस पिट डिपेंड्स टू बिकम द लेंस वेसिकल। कहते हैं फिर ये और ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज़्यादा ऐसे डीप हो जाती है। फिर जब ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी तो फिर इसको क्या कहेंगे कि ये लेंस वेसिकल बन गई है। द लेंस वेसिकल इज़ लार्ज एंड फिल्स द ऑप्टिक कप। ये इतना लार्ज होता है कि इस तरह से ऑप्टिक कप को पूरा का पूरा फिल कर लेता है ऐसे। ठीक है, ये ऑप्टिक कप है और ये वाला जो है ये लेंस वेसिकल है। ग्रूव्स फॉर्म अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ऑप्टिक कप। कहते हैं जो ग्रूव होता है वो वेंट्रल सरफेस ऑफ द ऑप्टिक कप में बनता है। वेंट्रल सरफेस से यहाँ इनकी क्या मुराद है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, बट ग्रूव फॉर्म अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ऑप्टिक कप एंड स्टॉक कॉल्ड रेटिनल और कोरोइड फिशर टू अलाउ द पैसेज ऑफ द हाइलॉइड आर्टरी एंड वेन। वहाँ पर हमने कहा था कि जो ऑप्टिक कप होता है वो इन्फीरियरली और वेंट्रली जो है वो क्लोज नहीं होता, ओपन होता है। किस चीज़ में, ऑप्टिक स्टॉक में। और उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, रेटिनल और कोरोइडल फिशर बोलते हैं, जो कि अलाउ करता है कि हाइलॉइड आर्टरी और वेन जो है ऑप्टिक डिस्क वाली सरफेस से लेकर जो कि गई हुई होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस तक, उसको हाइलॉइड कैनाल कहते हैं। और ये हाइलॉइड कैनाल से हाइलॉइड आर्टरी और वेन जाती है और ये जा रही किस चीज़ से होती है, इस तरह से जो ऑप्टिक स्टॉक है उससे गुजर के जा रही होती है। ऑप्टिक जो हाइलॉइड और रेटिनल और कोरोइडल जो फिशर होता है वो असल में ऑप्टिक स्टॉक और ऑप्टिक वेसिकल के दरमियान के रास्ते को बोलते हैं। द हाइलॉइड वेसल्स बिकम इंट्रैप्ड इन द ऑप्टिक नर्व। हाइलॉइड वेसल जो है वो ऑप्टिक नर्व में मौजूद होते हैं एज द ऑप्टिक कप फ्यूजेस अराउंड देम। द हाइलॉइड वेसल्स बिकम इंटरैप्ट इन द ऑप्टिक नर्व एज द ऑप्टिक कप फ्यूजेस अराउंड देम। द हाइलॉइड वेसल्स बिकम द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन। कहते हैं जो हाइलॉइड वेसल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ पर ऑप्टिक कप फ्यूज़ हो रहा होता है उनके अराउंड, और ये बाद में रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन वगैरह की फॉर्मेशन करती हैं हाइलॉइड वेसल्स। मीन टू से एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो ये वेसल्स हैं हाइलॉइड, ये बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी इनटू रेटिनल आर्टरी एंड वेन। ठीक हो गया। डायग्राम में देखें डेवलपमेंट ऑफ कोरोइडल फिशर एंड हाइलॉइड वेसल। ये ऑप्टिक स्टॉक है ये वाली जगह और ये वाली जगह ऑप्टिक कप है। अब हो रहा क्या है, ओके तो यहाँ पर देखें ये जो ग्रे कलर की आप लोगों को नज़र आ रही है ये कोरोइडल फिशर या रेटिनल फिशर है। ये कैसे बता रहे हैं कि ग्रूव्स फॉर्म अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ऑप्टिक कप एंड स्टॉक। ये ऑप्टिक स्टॉक है और ये ऑप्टिक कप है, तो ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस लोअर सरफेस को बोलते हैं। ठीक है, इसकी लोअर सरफेस पे जो एक ग्रूव लाइक बनी हुई है ये एक्सटेंशन होती है एक्चुअली ऑप्टिक स्टॉक से ऑप्टिक कप के अंदर, या फिर कह सकते हैं कोई रास्ता है ऑप्टिक स्टॉक से ऑप्टिक कप के अंदर जिससे हाइलॉइड आर्टरी और वेन वगैरह गुजर के जाती हैं जो कि बाद में रेटिनल आर्टरी और वेन बन जाती हैं। ठीक है, आगे से फिर सरफेस एक्टोडर्म, लेंस, वेन, आर्टरी
और ये रेटिनल लेयर्स वगैरह आगे बढ़ने की ये स्पेस है इंटर रेटिनल। फिर कहते हैं ऑप्टिक स्टाक में दो लेयर्स होती हैं, एक इंटरनल लेयर होती है और एक एक्सटर्नल लेयर होती है, आउटर और इनर। और उन्हीं के अंदर से हमारे पास आर्टरी और वेन जो है वो मौजूद होती हैं। तो यही वाली ऑप्टिक स्टाक वाली जगह, इसको अंदर की तरफ से पूरा एक जूम करके हमें जो स्ट्रक्चर है वो दिखा दिया। ठीक है, ऑप्टिक स्टाक का केस के अंदर एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। 6 वीक में हमारे पास जो कोरोइडल फिशर, रेटिनल फिशर या ऑप्टिक फिशर जो है उसकी क्लोजर हो जाती है। सबसे पहले मिडल से क्लोज होता है, फिर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो तो फिर वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसको कोलोबोमा बोलते हैं। और 6 वीक में ही हमारे पास जो रेटिना की डेवलपमेंट है उसकी प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम बन जाता है विद सिंगल लेयर ऑफ कोवॉइडल सेल्स। 7th week में the main events during the 7th week include the maturation of the retinal pigmented epithelium. रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम तो बना था, क्यूबॉइडल सेल्स उसकी जो सिंगल लेयर थी वो बन गई थी 6 वीक में, लेकिन अब जो है मैचुरेशन होगी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की 7th वीक में। और उसके साथ साथ सेंसरी जो रेटिना है यानी कि आरपी के अलावा जो नीचे की सारी जितनी लेयर्स होती हैं उसको सेंसरी रेटिना बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें। द मीज़ेनकाइमल सेल्स माइग्रेट फॉरवर्ड। अब क्या होगा 7th वीक में जो मीज़ेनकाइमल सेल्स सेंटर में जो मौजूद थे वो आगे की तरफ आएंगे। सो दैट सेल्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट एंड मीजोडर्मल ओरिजिन कंट्रीब्यूट टू द कॉर्नियल स्ट्रोमा। मीज़ेनकाइमा सेल्स जो हैं आगे की तरफ माइग्रेट करके न्यूरल क्रस्ट के जो सेल्स थे उसके साथ क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे और कॉर्नियल स्ट्रोमा बनाएंगे, एंडोथेलियम बनाएंगे, ट्रेबिक्युलर मेशवर्क बनाएंगे, स्क्लेम कैनाल बनाएंगे जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन है। सही है, समझ आ रही है। ये ट्रेबिक्युलर मेशवर्क क्या होता है, स्क्लेम कैनाल क्या होती है, ये सारी चीज़ें, एंडोथेलियम, कॉर्नियल स्ट्रोमा, ये एनाटॉमी ऑफ द आई में हम लोग डिस्कस करेंगे। मीन टू से जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं और जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो आपस में मिलके ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास 8 वीक आ गया जिसमें डेवलपमेंट होगी ऑप्टिक नर्व की, क्योंकि इसमें क्या होता है जो गैंग्लियन सेल्स होती हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है और ऑप्टिक नर्व एक्सॉन्स जो हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व के अंदर एक्सॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन के साथ कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एक क्याज़म बना देते हैं। ठीक है, रूडिमेंट्री क्याज़म बना देते हैं। यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि ऑप्टिक नर्व जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है जैसे ही जो गैंग्लियन सेल्स हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगी। फिर ऑप्टिक नर्व के अंदर जो एक्सॉन्स होते हैं वो ब्रेन के साथ क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट बना लेते हैं ताकि एक जो क्याज़म है, रूडिमेंट्री मीन्स बेसिक और वेरी अर्ली स्टेज को कहते हैं ना, ताकि जो ऑप्टिक नर्व एक्सॉन है आगे जाके ब्रेन के साथ कांटेक्ट बनाते हैं और एक क्याज़म सा बना देते हैं आपस में। ठीक हो गया। मुलर सेल्स अपीयर नाउ, जो आई में सेल्स होते हैं मुलर सेल्स वो भी अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सटेंड रेडियल फाइबर्स इनवर्ड्स टू द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और मुलर सेल्स इसके अलावा जो रेडियल फाइबर्स होते हैं वो भी इंटरनल लिमिटिंग जो मेम्ब्रेन है वहाँ तक एक्सटेंड कर जाती है एंड आउटवर्ड टूवर्ड द फ्यूचर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। कहते हैं जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, रेडियल फाइबर्स जो हैं वो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन की तरफ भी जाते हैं और जो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जो कि फ्यूचर में बनेगी उस तक भी जाते हैं। तो 8 वीक में क्या हुआ, ऑप्टिक नर्व में एक तो मैचुरेशन हुई क्योंकि गैंग्लियन सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हो गई, फिर एक्सॉन्स ने ब्रेन के साथ एक्सटेंड करके एक लिंक बना दिया, एक क्याज़म बना दिया। फिर मुलर सेल्स भी 8 वीक में अपीयर होना शुरू हो गए और फाइबर्स जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन तक चली गई। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, अब तक हम लोग जनरली पढ़ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें बन गई, अब हम लोग स्पेसिफिकली जो आई के ऑर्गन्स हैं
मीन टू से वो भी आई का ही हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब स्पेसिफिकली एक एक जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन है, आईलिड, कॉर्निया, स्ट्रोमा, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ से डिवेलप होते हैं। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स यानी कि आईलिड, कंजक्टिवा, वटेवर ना, ये हम लोग सेकंड पार्ट 2 में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।